Hi friends, welcome back to my channel NCC Gyan, a complete guide for your A, B and C certificate exam. In this video, we are again discussing an important C certificate sample paper. And the first part of the paper is drill, which is only practical. It will be of 50 marks, and the second part will be weapon training and it will carry 10 marks. First question is fill in the blanks. SLR stands for, SLR की full form क्या है? It means self-loading rifle, and the magazine capacity of .22 rifle Deluxe BA is 5 rounds and caliber of .22 rifle is .22. Remember, हर किसी भी राइफल का नाम उसके कैलिबर पे ही रखा जाता है. Next fill in the blanks is maximum range of .22 rifle is 1700 yards and the MPI stands for, or the full form of MPI is mean point of impact. आपसे .22 राइफल के कोई भी फीचर यहाँ पर पूछे जा सकते हैं fill in the blanks या फिर true false की फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई बुलेट्स डू नॉट पास थ्रू द सेम होल, यानी कि जब आप फायरिंग करते हैं तो बंदूक की सभी गोलियां कितने भी अच्छे आप निशानेबाज हो एक ही छेद के माध्यम से क्यों नहीं गुजरती. एंड द रीजंस फॉर दिस आर वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द बैरल. नेक्स्ट इज वेरिएशन इन द कंटेंट ऑफ एम्यूनेशन. थर्ड पॉइंट इज जंप. व्हाइल यू आर फायरिंग इफ यू टेक अ डीप ब्रीथ और आपने सांस नहीं रोका है तो जंप आ जाता है. देन वेदर कंडीशन विच इज लाइट एंड विंड एंड दी फॉल्ट ऑफ द फायरर. फायरर से भी गलती हो सकती है. तो देयर आर 5 एस्पेक्ट: टेम्परेचर, एमिनेशन, जंप, वेदर कंडीशंस एंड दी फॉल्ट ऑफ द फायरर. Next is part 3, which is of miscellaneous, and the first topic is national integration and it will carry 10 marks. You can be asked about any question related to your nation. So for question number 3, first part is who is the Chief Minister of Punjab? The right answer is Shri Bhagwant Mann. Then Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde. Then underground railway system in Kolkata is known as, कोलकाता में ज़मीन के नीचे चलने वाली रेल का नाम क्या है? मेट्रो. नेक्स्ट इज इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन. भारत एक गणतंत्र किस दिन बना था? एंड द राइट आंसर इज 26 जनवरी 1950. एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, भारत इस दिन स्वतंत्र हुआ था, और आंसर इज 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947. नेक्स्ट इज आर्मी डे. इस दिन मनाया जाता है. आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of January. देन फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th December. नेम ऑफ द स्टेट कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर. 5 नदियों का राज्य किसे कहा जाता है? सही उत्तर है पंजाब. एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट. भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद. एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. यू कैन बी आस्क्ड अबाउट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशन. आई रिपीट. नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल, और ये पेपर में सबसे ज्यादा नंबर का आता है. एंड फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज डैश इज बीइंग अवेयर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम एंड बीइंग अवेयर ऑफ ओन वीकनेस, यानी कि अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के प्रति जागरूक होना और अपनी कमजोरियों को पहचानने को क्या कहते हैं? द राइट आंसर फॉर दिस इज सेल्फ अवेयरनेस और आत्म जागरूकता. नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू अनदर पर्सन सिचुएशन. किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति के बारे में सोचना समझना, उसे क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज एम्पैथी. The ability to generate new ideas is known as creative thinking, यानी नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता को रचनात्मक सोच कहा जाता है. And expressing in terms of verbal and non-verbal method is called effective communication. Next is the co-determining factor of a strong personality is a healthy self-image, यानी कि एक मजबूत व्यक्ति का मुख्य निर्धारक कारण है उसकी खुद की एक अच्छी और healthy self-image. Next question we have tick the correct answer. And the first question is one of the method of stress management. Stress management का तरीका क्या है? Options are ability to laugh at yourself, have a good cry within yourself and talk it out to the best friend or family members or teacher or to whom you are comfortable, or all of the above. And the right answer for this question is all of the above. Next is two or more people interacting to achieve a common goal objective is called dash. दो व्यक्ति जो एक ही साथ एक ही common goal के प्रति काम कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? And the options are group, team, दस्ता या फिर ये सभी. एंड द राइट आंसर इज द टीम. टीम इज द combination of 2 or more people who are working for a same goal. Next question is name the factor that influence your personality. उन चीजों के नाम बताइए, उन फैक्टर्स के नाम बताइए जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं. एंड दी आंसर्स आर फॉर दिस इज हेरिडिटरी, सेल्फ डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एजुकेशन, लाइफ सिचुएशन, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ड्रीम एंड एम्बिशंस एंड दी मॉरल वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन, यानी कि एक रचनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं या खूबियां क्या होती हैं? ऑप्शन आंसर इज क्यूरियस, वो जिज्ञासु होता है. सीक्स प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन, वो प्रॉब्लम्स को ढूंढकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है.
चैलेंजेस इंजॉय करता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, कंफर्टेबल विद इमेजिनेशन, सीज प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट एज अ प्रॉब्लम, देन सीज प्रॉब्लम एज इंटरेस्टिंग, उसे प्रॉब्लम्स को यानी कि जो समस्याएं होती हैं उनमें दिलचस्पी होती है उन्हें हल करने के लिए, एंड डजंट गिव अप इजीली एंड वर्क हार्ड, और बहुत ही आसानी से वो हार नहीं मानता और कड़ी मेहनत करता है। यही सब एक रचनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, यानी तनाव प्रबंधन की तकनीकें क्या हैं। आंसर इज टेक अ डीप ब्रेथ, पहले एक गहरी सांस लें, बात करें, रिलैक्स होएं, ब्रेक लें, हंसें, और क्रिएट अ क्वाइट प्लेस इन योर माइंड, अपने दिमाग में एक शांत जगह बनाएं, अपने फिजिकल कंफर्ट का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने टाइम को मैनेज करें, हैव अ गुड क्राई इफ़ यू आर फीलिंग लो यू शुड क्राई टू रिलीव योर इमोशंस, देन लुक फॉर गुड थिंग्स अराउंड यू, अपने आसपास अच्छी चीज़ों के बारे में देखें और उनके बारे में सोचें, कम बोलें और ज़्यादा सुने। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप अपने मन से वो चीज़ें लिख सकते हैं जो आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी टू राइट व्हाट इज़ रिटन इन बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं। ऑप्शन आंसर इज तनाव और चिंता में कमी, यानी कि इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। आपका काम टाइम पे नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस होगा, घबराहट होगी, ये उसको कम करता है। इट इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, आप अपना काम टाइम पे सही तरीके से पूरा कर पाते हैं। इट विल ऑल्सो गिव यू पॉजिटिव रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन, आपका काम हर काम समय पे होगा तो लोग आपको अच्छी तरह से पहचानेंगे और लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। एंड इट गिव यू मोर एनर्जेटिक टाइम फॉर लर्निंग, आपके पास दूसरी चीज़ों को सीखने के लिए टाइम बचेगा और आप सीख सकते हैं। क्लियर एंड अचीवेबल डेली एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, आप बहुत आसानी से अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकते हैं अगर आप उन्हें प्रॉपर टाइमली प्रिपरेशन करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 विच इज एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की क्या व्याख्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, ये जटिल क्यों है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों को एनालाइज करना है, जो भी प्रॉब्लम है उसके सारे फैक्ट्स को एनालाइज करना है, सभी सिचुएशन को अच्छी तरह समझना है, उस आपके डिसीजन का दूसरे लोगों पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इन सब बातों को समझकर जो डिसीजन लेना है और उस पर टिके रहने की क्षमता को आप डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और इसके फैक्टर्स क्या है, डिफाइन दी प्रॉब्लम, सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है, किस बारे में डिसीजन लेना है वो आपको पता होना चाहिए। गैदर एंड एनालाइज द रिलेवेंट डाटा, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उस फैसले से जुड़ी हुई है उसको इकट्ठा करें और उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार करें। पॉजिटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम का एक पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढें। एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, यानी जो भी आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं उनके दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ेंगे इसके बारे में एनालिसिस करें और एक सही अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करके रखें। फॉलो अप लें, फॉलो अप मतलब जो आपने डिसीजन लिया है उसके बाद जो फैसला करके जो आपने काम किया है उसका क्या इम्पैक्ट आया है उसका भी फीडबैक लें। एंड मॉडिफाई द अप्रोच इफ नेसेसरी, और अगर ज़रूरत है अपने फैसले में दूसरों की बेहतरी के लिए अगर कोई अपने फैसले में बदलाव की ज़रूरत है तो वो बदलाव करने के ऑप्शन रखें। Next topic is leadership and it will carry 20 marks. Question number 11 is what are the various types of leadership and explain this. Leadership के कितने तरीके होते हैं उसे explain करें। Leadership का पहला तरीका है autocratic, where leader carry out all the decision, जिसमें leader ही सारे decision लेता है। Democratic style of leadership, it means the public or the subordinates are involved in taking decision making, and laissez-faire means जो leader है वो पूरी responsibility decision making की अपने subordinates को दे देता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज में आता है। एंड द राइट आंसर इज द प्राइमरी ड्यूटी इज टू बी लॉयर। सबसे पहली ड्यूटी है अपने देश के प्रति ईमानदार रहना और देशभक्ति की भावना को महसूस करना। सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने काम को अपने आप से पहले रखना। सेंस ऑफ ड्यूटी, जो भी काम आप करते हैं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड लाना। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, हाई कैरेक्टर। एंड द गुड डिसीजन ऑलवेज कंसीडर राइट ऑफ अदर सिटीजन्स इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि आपके सामने अगर कोई दूसरा सिटीजन है तो उसके राइट भी आपके ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को समझना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, नेम एनी 8 लीडरशिप ट्रेट। लीडरशिप के किन्हीं 8 गुणों के बारे में लिखें। तो यू कैन राइट ऑल फीचर्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योर क्लास मॉनिटर हु इज गुड मॉनिटर, लाइक पोलाइटनेस, करेज, डिसिसिवनेस, ओबीडियंट, एंड्योरेंस, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, जस्टिस, लॉयल्टी, सेंस ऑफ ह्यूमर,
अनसेल्फिशनेस, यानी कि आप अपने लीडर में जो अच्छी क्वालिटीज़ को देखना चाहते हैं या जो एक अच्छे लीडर में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ के बारे में आपको यहाँ लिखना है, उन क्वालिटीज़ का नाम लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इट विल कैरी 22 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट डू यू मीन बाय सिविल डिफेंस, यानी नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। एक लिटरल मीनिंग में है कि डिफेंस ऑफ अ सिविलियन बाय अ सिविलियन, यानी कि एक नागरिक जब दूसरे नागरिक की रक्षा करता है तो उसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक नागरिक दूसरे नागरिक, जो रक्षा करने वाले नागरिक हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो सकते हैं, किसी संस्था के सदस्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ नागरिक का मतलब एक तो वो सिटीजन है जिनको मदद चाहिए, और दूसरे नागरिक वो हैं, वो संस्थाएं जो सिविल संस्थाएं हैं, जो फौजी संस्थाएं नहीं हैं और लोगों की मदद करती हैं इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, राइट डाउन दी डिफरेंट मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग फायर, यानी आग फैलने के क्या तरीके हैं। तो आग फैलने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द इंटरमीडिएरी मटेरियल, यानी जब आग लग रही है तो बीच में जो सामान, जिन चीज़ों को नुकसान होता है, उन चीज़ों की वजह से दूसरी चीज़ों को जो आग लग जाती है, वो कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू गैसेज और स्मोक, यानी गैस और स्मोक की वजह से जो आग फैलती है। रेडिएशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एयर, यानी कि हवा की वजह से जो आग फैलती है। डायरेक्ट बर्निंग मीन्स जब डायरेक्ट ही कोई चीज़ सीधा आग के संपर्क में आती है और वो जल जाती है, तो दैट इज डायरेक्ट बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, हाउ एनसीसी कैडेट्स कैन हेल्प द लोकल अथॉरिटीज ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, यानी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट्स किस तरह स्थानीय अधिकारियों की मदद कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज दे कैन हेल्प इन ट्रैफिक मैनेजमेंट अंडर सुपरविजन, दे कैन हेल्प इन सर्च एंड द रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय द सिविल अथॉरिटीज, दे कैन असिस्ट इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एंड इवैक्यूएशन ऑफ द रेस्क्यूड पीपल, यानी कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने में, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में। इसके अलावा हेल्पिंग इन सेटिंग अप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीफ कैंप, यानी जो रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे उनको सेटअप करने में मदद कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन या मेडिकल सप्लाईज को कलेक्ट करने में और लोगों तक पहुंचाने में या खाना बांटने में मदद कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो कंडक्ट कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। इट मीन्स जब प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग काफ़ी लो महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं, तो उनको बेहतर फील कराने में कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका मोरल बूस्ट करने में भी एनसीसी कैडेट्स मदद कर सकते हैं। Next is question number 17 and this is regarding cancer. Please write down the causes and preventive measure of cancer, यानी कैंसर के कारण और उससे बचने के उपाय लिखिए। कारण है कि prolonged use of chewing of tobacco, आप बहुत समय तक तंबाकू, पान मसाला और पान का इस्तेमाल करते हैं, हैवी स्मोकिंग करते हैं और धूम्रपान करते हैं। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, यहाँ ड्रिंकिंग का मतलब है अल्कोहल कंजप्शन, आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। पुअर ओरल हाइजीन, आप अपने मुंह की साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। डेंटल केयर आपकी अच्छी नहीं है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन से भी कई तरह का कैंसर फैलता है। डेफिशिएंसी ऑफ बैलेंस डाइट, आप जो खाना खाते हैं वो सही पोषण रूप में नहीं होता है। एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि बचने के उपाय हैं। स्मोक, बिल्कुल उसका उल्टा लिखना है, यानी कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, तंबाकू है इस्तेमाल नहीं करना है, ओरल हाइजीन अच्छा रखना है, जो डाइट है वो प्रॉपर पकी हुई और बहुत ही पोषण वाली डाइट आपको खानी चाहिए। ओबिसिटी को अवॉइड करना है। ओबिसिटी अवॉइड मीन्स आपने अपना एक बैलेंस वजन रखना है अपनी हाइट के अनुसार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सर्विस एंड व्हाट आर दी, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5 मेजर सर्विसेज परफॉर्म बाय दी एनसीसी कैडेट्स। सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है? इसका ब्रॉडली इट मीन्स हेल्पिंग अदर्स बट विदाउट दी एनी सेल्फ बेनिफिट, यानी कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं जो आपसे कमतर स्थिति में है बिना अपने किसी फ़ायदे के, तो उसे ही हम सोशल सर्विस कहते हैं। फॉर NGOs it means providing income assistance, medical care and other helping needs to the person who are below poverty lines and or cannot afford these things for themselves. Next is in NCC following services are being carried out: blood donation, tree plantation, educating the people, old age support, anti dowry pledge। आप इसमें उन एक्टिविटीज़ के नाम भी लिख सकते हैं जो आपने अपनी NCC टेन्योर के दौरान की होंगी, जैसे कि एंटी डाउरी रैली, एंटी कैंसर अवेयरनेस रैली, इस तरह की रैलीज के नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, नेम एनी 5 मेजर इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण 5 प्रोग्राम कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज मनरेगा विच इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई
योजना। इनसे आपकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं या इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं और इनके बारे में डिटेल शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, तो आपको वो सब भी पता होना चाहिए। जैसे मनरेगा एक 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, प्रधानमंत्री सड़क योजना दूर सुदूर वाले गाँव को मेन सड़कों से या हाईवे से जोड़ने का प्रोग्राम है, तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया पे टिप्पणी लिखें। डिजिटल इंडिया का मतलब है इट वाज अ प्रोग्राम विच इज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2015 विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग रूरल एरियाज, यानी कि जो गाँव, जो पिछड़े गाँव हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करके उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो ऑफलाइन मोड में होती है उन्हें ऑनलाइन करने का एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, उसे ही डिजिटल इंडिया कहते हैं। और इसके लिए उन्होंने कई तरह की ऐप्स और वेबसाइट्स लॉन्च की हैं, जिसमें MyGovernment.in, उमंग, ई साइन फ्रेमवर्क, स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप एंड ई हॉस्पिटलाइजेशन ऐप जो कि संजीवनी ऐप के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा डिजिटल अटेंडेंस दिस इज बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड दी फैसिलिटीज टू डिजिटल एम्पावर सिटीजन, यानी कि वो चीज़ें जहाँ पर लोग अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी कि कंप्यूटराइज मोड में। इसमें डिजिटल लॉकर फैसिलिटी है, BPO एंड जॉब ग्रोथ एंड ई संपर्क वेमिकुलर ईमेल्स भी हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, राइट डाउन द न्यू इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए पहल या नए प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। इसमें पहला है आधार, नेक्स्ट इज भीम ऐप, देन मेक इन इंडिया एंड देन स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड मुद्रा बैंक। इसके साथ ही हमने आपको इनकी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। जैसे मुद्रा बैंक के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लोन प्रोवाइड करने की ऐप है या प्रोग्राम है। स्किल इंडिया में लोगों में इट इज़ कौशल डेवलपमेंट, यानी कि लोगों में किसी तरह की जो खूबी उनके अंदर है उसको इन्हांस करके उसे ही वो अपना करियर बना सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया इज़ टू हेल्प दी न्यू बिजनेसमैन टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस। मेक इन इंडिया टू एनकरेज थिंग्स टू रिड्यूस इम्पोर्ट एंड एनकरेज एक्सपोर्ट, जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में ही बने जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। Next is question number 22 and it is from health and hygiene which carry 28 marks in your exam and the question is write down the structure of human body, यानी कि मानव शरीर की संरचना के बारे में लिखिए। तो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ skeleton, muscles, blood circulatory organs, respiratory organs, digestive organs, excretory organs and nervous system organs. You can also write the answers in Hindi which is also given in this answer. Next is क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी संचारी रोग का वर्गीकरण करिए। ये वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे इंसान में या कीड़े मकोड़ों की वजह से फैलती हैं। एंड द आंसर इज एक्सक्रीमेंटली डिजीज़, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट डिजीज़, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़, एनिमल बॉर्न डिजीज़। द आंसर इज ऑल्सो गिवन इन हिंदी फॉर योर रेफरल। क्वेश्चन नंबर 24 इज राइट डाउन द फर्स्ट एड फॉर इंटरनल इंजरीज, यानी आंतरिक चोट की प्राथमिक चिकित्सा लिखें। एंड द आंसर इज कीप द पेशेंट वार्म एंड लाइंग डाउन द फीट रेज्ड अप एंड हेड केप्ट लो, यानी पेशेंट को आरामदायक पोजीशन में रखें, उसके पैरों को ऊंचा करें और सिर को नीचे की तरफ करें। देन अप्लाइड कोल्ड एप्लीकेशन ऑन दी सस्पेक्टेड इंजर्ड रीजन, जहां आपको लगता है अंदरूनी चोट लगी है उस पर ठंडी बर्फ से सिकाई करें। चेयर अप द पेशेंट, पेशेंट को अच्छा महसूस कराएं एंड अरेंज मेडिकल अटेंशन एज सुन एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर का अरेंजमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस और कोमा, यानी बेहोशी और कोमा में जाने के क्या कारण हैं। और इसका सही उत्तर है हेड इंजरी एंड ब्रेन हैमरेज, यानी सिर में चोट या मस्तिष्क में रक्तस्राव होना। इसके अलावा हाइपोग्लाइकेमिया, हार्ट फेलियर यानी कि हृदय की विफलता, फिजिकल एजेंट सच एज हार्ट स्ट्रोक एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड एपिलेप्सी, जिसे हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं। मिर्गी के दौरे से भी अनकॉन्शियसनेस और कोमा में पेशेंट जा सकता है। Next question is fill in the blanks. Family planning method adopted by male is called, what does it call? It is called vasectomy, यानी कि पुरुष नसबंदी। Next is raw fruits and vegetables are an important source for the spread of dash organs and organisms, यानी कि कच्चे फल और सब्जियों से क्या फैलता है, क्या कारण है जिसकी वजह से, इनकी वजह से बीमारी फैलती है। तो सही उत्तर है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज केमिकल बर्न्स में बी कॉज्ड बाय strong, answer is acid and alkaline. Then the most renowned composition on yoga is Yoga Sutra by Patanjali. Next topic is environment and ecology and this is for 14 marks. And question number 27 is what is pollution and what are the measures to control pollution. Pollution क्या होता है और इसके उससे बचने के क्या उपाय हैं। आंसर इज पॉल्यूशन मीन्स इनबैलेंस इन द एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट, यानी कि दूषित पदार्थों के द्वारा हमारे वातावरण में जो इम्बैलेंस, जो खराबी आती है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट, और इससे बचने के उपाय हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे हवा प्रदूषण से बचने के लिए आप फैक्ट्रीज के धुआं
धुआं जो है, केमिकल बर्निंग्स हैं, उसको कम किया जाए। जल प्रदूषण से बचने के लिए नदियों और जो जल स्रोत हैं उनको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश की जाए। भूमि प्रदूषण से बचने के लिए जो कूड़ा है उसका सही निपटान होना चाहिए। आप हिंदी में भी इस तरह लिख सकते हैं। एंड दी आंसर इन इंग्लिश इज टू अवेयर कॉमन पीपल टू कंट्रोल अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, द वाटर बॉडी शुड बी kept clean, the environmental education should be made compulsory for all the person, then excessive use of pesticides and insecticides should be avoided and proper arrangement of waste management should be there। यानी कूड़े का सही निपटारा होना चाहिए और लोगों को प्रदूषण ना फैलाने के बारे में जागरूक करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इस तरह के पॉइंट्स आप इस आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, यानी वन उन्मूलन क्या होता है। फॉरेस्टेशन इज पेड़ों को लगाना, डिफॉरेस्टेशन इज पेड़ों को काटना। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ग्रोथ इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कितने तरह का होता है? ये 3 तरह का होता है, ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, रूफ कैचमेंट सिस्टम एंड सब सरफेस डाइक। आपको डिटेल में इन तीनों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30 विच इज फ्रॉम ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग एंड दिस विल कैरी 14 मार्क्स। व्हाट आर द एम्स ऑफ ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग? एज ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोज, एंश्योर फिजिकल फिटनेस, एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी, एंश्योर मेंटल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, इंप्रूव योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इवैल्यूएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड ओवरऑल टेन स्पिरिट। यह आपकी फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता को बढ़ाती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है, को बढ़ाती है और आप में टीम भावना यानी को विकसित करने में मदद करती है। Next question from this topic is write name of any 6 obstacle, and the obstacle name is straight balance, clear jump, gate wall, zigzag balance, high wall, double ditch, right hand wall, left hand wall, ramp and straight balance. You can write any 6. Next is fill in the blanks. Height of the high wall is 6 feet. ऊंची दीवार की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फीट होती है। Dash is an air based adventure activity. Right answer is para jumping and the beam structure of clear jump is straight। यानी कि क्लियर कूद की बीम संरचना कैसी होती है? सीधी होती है। आपसे किसी भी ऑब्स्टेकल की जो संरचना है वो पूछी जा सकती है। इसके लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं ऑन दी ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Next is a newly introduced topic this year which is border and coastal area and it will carry 10 marks. So question 33 is what is the role of NCC cadets in border area management? अब यहाँ पे आपका रोल, आप फौजी तो है नहीं जो आप बॉर्डर पे जाके लड़ाई कर सकें, बट व्हाट एज अ NCC कैडेट व्हाट यू कैन डू। सो आंसर इज बॉर्डर एरिया अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि जो लोग गलती से बॉर्डर को पार कर जाते हैं तो अपने जब इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन अ नियर बाय बॉर्डर एरिया देन मेक पीपल अवेयर अबाउट विच इज अबाउट द LOC एंड डोंट क्रॉस देम। देन बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस टास्क, if you felt anything uneasy, if you have observed anything which is not right, do inform it to the higher authorities. Then disaster management, if in case of any disaster you can also help people who are residing in the border areas, that is क्योंकि border areas में problems का जो solution है या आप कह सकते हैं मदद पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है, तो आप ऐसे में आपदा के दौरान लोगों की मदद कर सकते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इज अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन, यानी लोगों को गलत तरीके से किसी देश में एंट्री के लिए अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। IB means international border, LOC is line of control, AGPL is actual ground position line, LAC is line of actual control, BOP is border outpost and ICP is integrated check post. You can be asked about any full form in the form of question answer or fill in the blanks. Next question is question number 35 which is from part 4 special syllabus, the armed forces, and it will carry 10 marks and the question is write the full form of the following. PVSM means Param Vishisht Seva Medal, PVC means Param Veer Chakra, SM means Sena Medal, AVSM means Ati Vishisht Seva Medal, MVC means Mahavir Chakra. You can be asked about the full form of any medal in this question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ एनी 5 कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी। यहाँ आपको सावधान, विश्राम, इस तरह की कमांड्स के नाम नहीं लिखने हैं। ये वो कमांड्स हैं जो इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस को कंट्रोल करती हैं, इनके कंट्रोल हेडक्वार्टर्स हैं। एंड द राइट आंसर इज देयर आर 7 कमांड्स, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड एंड दी ट्रेनिंग कमांड। आप इसे याद करने का अच्छा तरीका, 4 दिशाएं हैं तो 4 कमांड तो वही है, फिर एक साउथ वेस्टर्न है और एक ट्रेनिंग कमांड है और एक सेंट्रल कमांड है। Next topic is map reading. This will carry 30 marks. The question is name any 5 parts of prismatic compass. आपसे कितने भी हिस्से पुर्जों के नाम पूछे जा सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। And the answer is tongue, hairline, lid, window, hinge, direction mark, rubber line, card, arrowhead, clamping screw, prism and
ring. Next question is write the methods by which north can be found without compass. यानी कंपास के बिना कौन से तरीके हैं जिनके सहायता से नॉर्थ ज्ञात किया जा सकता है. सही उत्तर है by watch method, by stars, from Inga and Moscow, from sun, by GPS and by tree method. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्केल. पैमाना क्या होता है. इट इज द प्रोपोर्शन दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट 2 पॉइंट्स ऑन द मैप बियर्स विद द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड. यानी कि ये मैप पे जो 2 बिंदुओं की दूरी है उसका समानुपात है ग्राउंड पे जो 2 बिंदुओं की दूरी है. नेक्स्ट इज ड्रॉ द कन्वेंशनल साइंस फॉर द फॉलोइंग ग्रेव्स, हॉस्पिटल, मॉस्क, अनमेटल रोड एंड परमानेंट हाउस. आप देख सकते हैं किस तरह से इनके कन्वेंशनल साइन है. नेक्स्ट इज डिफाइन ग्रिड कन्वर्जेंस. व्हाट इज ग्रिड कन्वर्जेंस. ग्रिड कन्वर्जेंस इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन ग्रिड नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ. यानी ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ का जो डिफरेंस है उसे हम ग्रिड कन्वर्जेंस कह सकते हैं. मैपरीडी पर एक डिटेल वीडियो भी अपलोडेड है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट. Next topic is fieldcraft and battlecraft and it will carry 30 marks. And question number 41 is what are the various methods of judging distance. यानी दूरी का अनुमान लगाने के तरीके कौन से हैं. यूनिट ऑफ मेजर, अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज, की रेंज, हाल्विंग एंड ब्रैकेटिंग. इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, अनुभाग औसत, की रेंज, हाल्विंग एंड ब्रैकेटिंग. आप इसमें डिटेल वीडियो है एक फील्डक्राफ्ट एंड बैटलक्राफ्ट से रिलेटेड. आप इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए उसे देख सकते हैं. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू फॉर दिस टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन. सेक्शन फॉर्मेशन कितनी तरह की होती हैं. ये भी 6 तरह की होती है. सिंगल फाइल, डायमंड, एरोहेड, स्पीयरहेड एंड एक्सटेंडेड लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राउंड. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राउंड: ब्रोकन ग्राउंड, फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, हाई ग्राउंड एंड डेड ग्राउंड. Next question is fill in the blanks and the option A is the only suitable method of judging distance at night. रात के समय दूरी का अनुमान लगाने का तरीका क्या है. की रेंज. The strength of a section is dash man. एक सेक्शन में कितने लोग होते हैं. 10 लोग होते हैं. Distance is overestimated when object is. दूरी का अनुमान ज़्यादा कब होता है. जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आसपास की तुलना में छोटा होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम मिलिट्री हिस्ट्री एंड इट विल कैरी 20 मार्क्स. राइट नेम ऑफ एनी 5 नेशनल हीरो. यानी किन्हीं 5 राष्ट्रीय नेताओं के नाम लिखिए. इसमें आपको जो आपको याद है हिस्ट्री से रिलेटेड नेता आपने पढ़े होंगे एसएसटी में अपने स्कूल के दौरान, पढ़ाई के दौरान, वो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. कारगिल वॉज फॉट इन द ईयर विच ईयर. इन द ईयर 1999. कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1914 to 1918. Quit India movement was launched in the year 1942 by Mahatma Gandhi and India became independent on 15th August 1947. In this question you can see there are 1999, 1914, 1918, Mahatma Gandhi and 15th August 1914. These are the 5 fill-ups. So for each fill-up will carry 2 marks and you will get 10 marks for writing all the fill-ups correctly. Next topic is introduction to infantry weapon and equipment and the question number 47 is write down the material used for cleaning the 7.62 mm SLR. आपसे किसी भी राइफल, किसी भी हथियार की राइफल की क्लीनिंग के बारे में पूछा जाए तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं. आप यही लिख सकते हैं. वो उसका नाम 0.22 है, 7.62 है, mm SLR है या इंसास है. आप आंसर सेम रहेगा. And the answer is pull through oil bottle, combination tool, gas regulator, key screwdriver, cylindrical chamber cleaning brush, rifle cleaning brush, graphite grease tube and चिंदी होती है लास्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 48. राइट डाउन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ 5.56 mm इंसास. व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 60 राउंड्स पर मिनट. द 3 राउंड वर्सेस 90 राउंड्स पर मिनट. इंटेंस राउंड रेट ऑफ फायर इज 150 राउंड्स पर मिनट. साइक्लिक रेट ऑफ फायर इज 600 to 650 राउंड्स पर मिनट. कैलिबर इज 5.56 mm. लेंथ ऑफ द बैरल फॉर 5.6 mm इंसास इज 464 millimeter and the effective range is 400 meter. You can be asked about the features of insas rifle, 7.62 mm SLR rifle in this question. Next is the last topic of your exam, which is communication. It will carry 6 marks. What are the advantage of computer system? So advantage is speed of process and calculation, then accuracy of the data, persistence, and any key it will continue the same job without getting tired, and mass storage of data, and the ability to handle large volume of data at the same time. Next is what is multimedia? It is a computer technology that displays information using a combination of files, motion videos, animation, sound, graphics, and text with दी हाई डिग्री ऑफ यूज़र इंटरेक्शन. यानी कि पिक्चर मोड, ग्राफिक मोड को ट्रांसफ़र करने का या इंटरेक्शन का जो मीडिया है, जो तरीका है, उसे ही मल्टीमीडिया कहा जाता है. आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर. यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन and they will be answered. Thank you for watching this video. Do like the video and share this video with your friends so that they can also secure good marks, and kindly subscribe the channel. Thank you.